हेलो गाइस, मैं अमित सिंह स्वागत कर रहा हूं आप लोग का एविजन के बैंकिंग चैनल पर। तो एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसका आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर लिया होगा। अब जब नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म फिलअप हो गया है, तो अब आगे पढ़ाई आप लोग कर ही रहे हैं, तभी तो फॉर्म डाले हैं। विदाउट पढ़ाई तो ऐसा तो नहीं होगा कि पढ़ नहीं रहे और नोटिफिकेशन आया है फॉर्म डाल दिए हैं, तो पढ़ाई भी चल रही होगी। तो उस पढ़ाई को आपका और अच्छे तरीके से ग्रो हो, उसमें थोड़ा इन्हांस हो जाए वो चीजें, वहां पे इसके लिए हम लोग क्या किए हैं, आपके लिए लेकर आए हैं एसबीआई क्लर्क का रीजनिंग का क्लासेस। ठीक है, ये कुछ क्लासेस आपके लिए हम लोग रीजनिंग का प्रोवाइड कर रहे हैं। इस क्लासेस से आपके लिए हेल्पफुल क्या रहेगा, तो हेल्पफुल ये रहेगा जो आपके एसबीआई क्लर्क में जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हर वीडियो में आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लाए जाएंगे जो कि ऑलमोस्ट एसबीआई क्लर्क के पैटर्न का रहेगा। लेवल एसबीआई क्लर्क का लेवल रहेगा, ऐसा भी नहीं करेंगे कि पीओ का लेवल आ जाए, ऐसा भी नहीं करेंगे कि बहुत ज्यादा ही लो लेवल हो जाए। एसबीआई क्लर्क का जो आपका लेवल रहता है उसी लेवल पे हम लोग मेंटेन रख के कोशिश करेंगे। आपको पता होगा कि इस साल जो वैकेंसी आ रखा है लगभग 8 साढ़े 8 हजार के आसपास है। ठीक है, जो लास्ट ईयर के कंपेयर में काफी बढ़ गया है। लास्ट ईयर तो आई थिंक 5,000 की ही था, तो इस साल 2,500-3 हजार के ऊपर आ चुका है। तो जब आया हुआ है इतना ज्यादा वैकेंसी, तो पढ़ाई भी उस हिसाब से आपको करना है, क्योंकि कंपटीशन आपको देखने के लिए मिलेगा भाई। कंपटीशन पक्का देखने के लिए मिलेगा और अच्छा खासा कंपटीशन है। ठीक है, तो आप सोचोगे कि नहीं हम जाएंगे वहां कर लेंगे, तो नहीं। क्वेश्चन का लेवल आप एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में बात करो तो कहीं ना कहीं लोअर साइड में ही रहता है। बहुत ज्यादा हाई क्वेश्चन भी नहीं, बहुत लो क्वेश्चन भी नहीं। 35 यदि आपके रीजनिंग में आ रहे हैं तो मान के रखो कि आप 30 प्लस बना लोगे। 30 प्लस आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ आप थोड़ा सा, हम लोग पहले ना कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो एसबीआई क्लर्क का आप जब कट ऑफ देखोगे ना, तो कट ऑफ आपको दिखेगा एसबीआई क्लर्क का ऑलमोस्ट 75 के ऊपर ही रहता है। 75 हम लोग मान लेते हैं, लगभग कितना 75। ठीक है, अब रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में यदि आप 30 नंबर स्कोर नहीं करोगे रीजनिंग में, तो मुश्किल हो जाएगा भाई साहब। 30 नंबर लगभग आपको यहाँ स्कोर करना ही होगा। ठीक है, तभी तो यहाँ 30 उड़ जाएगा, तो 45 आपको लगभग बचेगा मैथ और इंग्लिश में स्कोर करना। क्योंकि ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है, मतलब ये सबके लिए हम नहीं बता रहे हैं, बट जनरली ऐसा होता है कि कुछ लोगों का कभी मैथ वीक हो जाता है, कुछ लोगों का इंग्लिश वीक हो जाता है। रीजनिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे लोग खींच के नंबर ले आते हैं। ठीक है, कभी कभी आप देखना कि कुछ लोग का होता है कि मैथ्स बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है, कभी कुछ लोगों के लिए इंग्लिश थोड़ा सा ज्यादा टफ हो जाता है, तो वहां पे आपको रीजनिंग ही बचा के ले जाएगा। और इसमें एक अच्छा बात आपको ये भी पता होगा कि एक पजल, एक सीटिंग अरेंजमेंट बन गया तो भाई साहब 5 क्वेश्चन निकल जाता है वहां से, और 5 क्वेश्चन बहुत होता, 5 नंबर सीधा दे के जाएगा ये। तो हम लोग उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए चलेंगे। तो इतना ध्यान में रखिएगा, जब भी आप मॉक सेट लगा रहे हैं, किसी भी साइट का, किसी भी जगह से आप मॉक सेट लगा रहे हो, तो सबसे पहली बात कि 20 मिनट में लगाया करो, टाइम बाउंड कर लो, या ऑनलाइन ही मॉक सेट लगाया करो। टाइम बाउंडेशन यदि आप खुद से नहीं कर पा रहे हो तो ऑनलाइन ही मॉक सेट लगाया करो। 20 मिनट में 35 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब आउट ऑफ 35, बहुत कोई बोलेंगे सर 35 नहीं होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 35 नहीं होता है, कम से कम आपको इतने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे रीजनिंग में, सही। तो मिनिमम इतना आपको एग्जाम में अभी भी लगभग 1 महीना ज्यादा का टाइम है, तो प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि 30 तक आपका जाने लगे अटेम्प्ट। एबव हो जाता है 30 से, बहुत अच्छी बात है, बिलो नहीं होना चाहिए। चलो 1-2 क्वेश्चन हो सकता है, अब ऐसा नहीं कि 29 भी खराब है, नहीं, ठीक है, 29, 28, 29 ठीक है, लेकिन इससे नीचे आपको नहीं आना है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि 20 मिनट में रीजनिंग के पेपर में, और एसबीआई क्लर्क की खास करके हम लोग बात करें कि 20 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करके आएंगे, नहीं होगा भाई साहब, बिल्कुल नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, इम्पॉसिबल है। यहाँ 20 नंबर का ही होगा, तो फिर आपको इंग्लिश और मैथ्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटेम्प्ट लेना होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वहां पे आपको अपना परफॉर्मेंस देना होगा, हो जाएगा तब भी सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि कोई लोग 20 मार्क्स का ही रीजनिंग बना रहे हैं उनका सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा सिलेक्शन, लेकिन तब आपको मैथ और इंग्लिश में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे टारगेट लेके चलेंगे कि आप लोग अटेम्प्ट करोगे 30। अभी मुश्किल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले क्या करोगे, हर 1 मिनट में 1 क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो। क्यों? अरे देखो, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो कब से, ये लास्ट एग्जाम है इस साल का,
एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी तक का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है इसमें ये लास्ट एग्जाम है। अब जब ये लास्ट एग्जाम है और अभी आप प्रिपरेशन स्टार्ट की हो तो फिर मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे अटेम्प्ट करना। लेकिन यदि आप साल भर से पढ़ाई करते आ रहे हो तो फिर आराम से 20 मिनट में इतना आपका हैबिट हो चुका होगा कि 25 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर ले रहे होगे लगभग। अब इसी 25 को धीरे 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 इंक्रीज करके आपको 30 तक इंक्रीज करके ले जाना है। पहला मॉक सेट मान लो आप 20 मिनट में 22 या 25 क्वेश्चन लगा रहे हो तो अगले वाले में कोशिश करो 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, नेक्स्ट वाले में 24, नेक्स्ट वाले में 25। इस तरह एक 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 क्वेश्चन करके भी 10-12 दिन में यदि आप 5-7 क्वेश्चन भी इंक्रीज कर लेते हो अपना तो आपका काम हो जाएगा और यहाँ से फिर सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जैसे अभी आपको इसके पहले का आपने एग्जाम दिया हुआ है IBPS का हो गया, RRB का हो गया, तो उसमें सेक्शनल कटअप भी रहता था कि रीजनिंग में इतना कटअप रहता है, मैथ्स में इतना कटअप रहता है, इंग्लिश में इतना। यहाँ पर वो सीन नहीं है। यहाँ पर एक बार आपने आगे बढ़ गए, मतलब कि एक बार आपका यदि सब में क्वालिफाई हो गए तो आप क्वालिफाई हो, सेक्शनल का यहाँ झमेला ही नहीं रहता है। तो ये एक अच्छी बात है SBI में कि आपका कोई भी एक डिपार्टमेंट, कोई भी एक पार्ट यदि मान लो कि किसी कारण से अच्छा नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे पार्ट में आप कवर कर लो उसको। इसलिए पढ़ना आपको तीनों पार्ट है, रीजनिंग भी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी, मैथ्स भी और आपका इंग्लिश भी। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका रीजनिंग में एक अच्छा अटेम्प्ट होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहीं पे अटेम्प्ट करते हैं। तो यहाँ यदि आप पीछे हो गए तो उन दोनों में आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अच्छा करना पड़ेगा। यहाँ पे आप अच्छा हो, उन दोनों में और अच्छा एक्स्ट्रा करो, कटअप से बहुत आगे निकल जाओगे। कोई दिक्कत नहीं, आराम से मेंस का बैठ कर तैयारी करेंगे। ठीक है। तो उसी में ये चीज आप कर सको, हम लोग थोड़ा सा आपका हेल्प कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं। वीडियो को देखिए, समझिए। ठीक है। पहले हर एक क्वेश्चन को आप बनाइएगा, उसके बाद मेरे वीडियो इसको देखिएगा, सॉल्यूशन को। चलो, तो क्या है देखते हैं। आज मेरे पास जो क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, तो पहले तो यहाँ पे दिख रहा है मेरे पास एक पजल है। पजल क्या है? सिटिंग अरेंजमेंट है, ये एक तरह से लग रहा है। ठीक है। नहीं, पजल है। ठीक है। बिल्डिंग वाला पजल है कि फ्लोर का यहाँ दे रखा है और फ्लोर को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन, यहाँ पे अरेंज करना है इसको। तो हम लोग इसी को अरेंज करते हुए आगे बढ़ेंगे अभी। चलो देखा जाए। नेक्स्ट बोला है, पहले 2 पार्ट में है, छोटा सा है, आराम से 2 कंडीशन लेना बन जाएगा, सिंपल है। बार बार बोलते हैं कि जब भी पजल बनाओ सिटिंग अरेंजमेंट, क्लास में भी यही चीज आपको बताया जाता है कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट बनाने के लिए एटलीस्ट 2 कंडीशन ले लिया करो। 2 कंडीशन ले लोगे ना तो फंसना नहीं पड़ता है ज्यादा। एक कंडीशन में क्या होता है कि केसेस बनते चल जाएंगे, दिमाग में बहुत कुछ रखना पड़ता है, और वहाँ भाई इतना टाइम रहता ही नहीं है कि दिमाग से सोच के बनाओ। आप कंडीशन ले लोगे 2 तो फटाफट कुछ ना कुछ वहाँ अरेंज होते जाएगा और एक आपका सही और एक गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कितना है, 7 पर्सन living in a 7-story building such that lowermost floor is number as 1 and the topmost floor is number as 7। मतलब जो सबसे टॉप पे फ्लोर है उसका रैंक है 7, और इसी तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये चलते चला जाएगा और लास्ट में मेरे पास है फ्लोर नंबर 1। ठीक है। ठीक, तो इसको मैंने ऐसे अरेंज कर लिया। 2 केस हम लोग ले लेंगे। केस 1 यहाँ पे, ये केस A मान लो मैंने ले लिया, दिस वन इज द केस 2, या केस B ले लिया। ये चीज आपको लिखनी नहीं है, बस ये समझ में आ गया कि हाँ केसेस है। M lives on the 4th floor, M 4th फ्लोर पे है। Only 2 person live between M and O, M और O के बीच में 2 लोग हैं। देखो M यहाँ है, 2 लोग, O यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में बोला है M और O के बीच में 2, तो 1 2 O यहाँ हो जाएगा। 2 केस 2 पॉसिबिलिटी के साथ मैंने स्टार्ट कर लिया है। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। As many person live above O live as below R, जितने लोग O के ऊपर में है उतने ही below R हैं। देखो ये लाइन सब आपको समझ में आनी चाहिए कि आप बोलना क्या चाहता है, और यही लाइन आपको बार बार रिपीटेटिव मिलेगा लगभग हर पजल में, हर सिटी इसी तरह के चीजें रहती है सिटिंग अरेंजमेंट में। तो बोला है O के above में जितने हैं R के below में उतने हैं। तो यहाँ पे O के above में 6 है तो R के below में 6 होगा, तो R यहाँ आ जाएगा। इसमें O के above में 0 है तो R के below में यहाँ 0 हो जाएगा, मतलब R एकदम लोअर मोस्ट फ्लोर पे हो जाएगा। खत्म। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन R एंड P, R और P के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक लोग हैं, तो इसमें R यहाँ है तो P यहाँ होगा। इस केस में R यहाँ है तो P यहाँ हो जाएगा, बिकॉज R और P के बीच में एक लोग है। N लिव इमीडिएटली अबव Q, मतलब N किसके अबव है? Q के। तो देखो N यहाँ दे सकते हैं नहीं, क्योंकि ये अबव होना चाहिए Q के, इमीडिएटली अबव।
तो n यहाँ, तो q यहाँ आना चाहिए, नहीं होगा। n यहाँ नहीं दे सकते बिकॉज यहाँ q नहीं है, तो n यहाँ q यहाँ इमीडिएटली अबव। सेम थिंग यहाँ पे पुट करोगे तो n यहाँ और q यहाँ, और कहीं भी n और q नहीं दे पाएंगे। अब एक नाम बच गया है, कौन बच गया है, तो मेरे पास बच गया s, तो s को मैंने इस केस में यहाँ, इस केस में यहाँ बैठा दिया। लास्ट लाइन बोला है s लीव ऑन द वन ऑफ द फ्लोर अबव n, s n के अबव में बैठना चाहिए, तो s हाँ n के अबव में है, ये वाला केस सही है। s n के अबव में नहीं है, दिस केस इज रॉन्ग। केस भी मेरा रॉन्ग हो गया है, केस ए सही है। बस अब यस 5 क्वेश्चन निकल गया आपका। जितनी जल्दी आप इस चीज को अरेंज करोगे उतनी जल्दी 5 नंबर मिलेगा। देखो कितना आसान था ये। Who among the following person live 3 floor below S? S के 3 फ्लोर बिलो, तो S यहाँ है तो 1 फ्लोर बिलो, 2 फ्लोर बिलो और 3 फ्लोर बिलो N है, तो क्या हो जाएगा आंसर N, मतलब ऑप्शन नंबर बी, इजी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 4 of the following like in a way based on the given arrangement and thus form a group, which one of the following does not belong to the group? 5 ऑप्शन गिवन है, 5 ऑप्शन में से 4 सेम लॉजिक को फॉलो कर रहा, कोई एक डिफरेंट होगा। तो ऑप्शन है आपके पास PORSN। देखो PORS एंड N, तो देखो सब ओड नंबर है 1 3 5 7 सिवाय 6 के। 6 एक इवन नंबर है जो कि S इस पे बैठा है, तो S इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इजी था। अब ये तो हम आपको यहाँ स्लाइड शो कर रहे हैं तो टाइम लग रहा है ना, वहाँ तो आपको फट वही सामने में लिखा रहेगा। ऑप्शन टिक करो आगे बढ़ जाओ, ऑप्शन टिक करो आगे बढ़ जाओ, इतना सिंपल सा काम है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ S विथ रिस्पेक्ट टू M? S की पोजीशन क्या है M के रिस्पेक्ट में? तो S यहाँ है, M यहाँ है, तो देखो M के रिस्पेक्ट में S की पोजीशन क्या है, तो 1 2 फ्लोर अबव, S इज 2 फ्लोर अबव M, ठीक है। S विथ रिस्पेक्ट टू M, S इज 2 फ्लोर अबव M, 2 फ्लोर अबव M, ऑप्शन सी, ठीक है। Which of the following statement are not true with respect to the final arrangement? कौन सा इसमें ट्रू नहीं है? As many person live above P below N, जितने लोग P के above है उतने ही below N है। P के above 2 लोग हैं, N के below 2 लोग हैं, तो पहला वाला तो सही है, पहला वाला सही है, तो वो तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखना है, नॉट ट्रू खोजना है। Only 2 person live between S and Q, S और Q के बीच में कितने लोग हैं, तो S और Q के बीच में यहाँ देख लो 1 2 3 लोग हैं, बट यहाँ क्या बोल रहा है कंडीशन कि 2 लोग हैं, तो ये वाला कंडीशन गलत है, तो इसी को सही करना है, क्योंकि नॉट ट्रू खोजना, तो ये नॉट ट्रू है, यही सही हो जाएगा। R लिव 2 फ्लोर अबव M, R जो है M से 2 फ्लोर अबव है, R M से 2 फ्लोर अबव है या 3 फ्लोर, 3 फ्लोर अबव, देखो M यहाँ है तो उससे 1 फ्लोर अबव, 2 फ्लोर अबव, 3 फ्लोर अबव, R इज 3 फ्लोर अबव M, ये भी गलत है, तो ये सही हो जाएगा, मतलब लाइन गलत है इसीलिए ये सही हो रहा, तो बोथ B एंड C बोथ आर करेक्ट, बस इजी सा। 5वां नंबर देखो, हाउ मेनी पर्सन आर लिविंग बिटवीन S एंड O, S और O के बीच में कितने लोग हैं, तो देखो S यहाँ पे है, O यहाँ पे, तो 1 2 3 4, S और O के बीच में कितने लोग हैं, तो देयर आर द 4 पर्सन इन बिटवीन S एंड O, दैट इज ऑप्शन नंबर E, ठीक है, ऑप्शन नंबर E। बस हो गया 5 क्वेश्चन। देखो तो इस तरह से आप ऐसा क्वेश्चन बना सकते, लगभग SBI क्लर्क का है, ठीक है। SBI क्लर्क में पेपर बहुत हार्ड नहीं आएगा, बहुत इजी भी नहीं आएगा, डुएबल क्वेश्चन रहेंगे, बस स्पीड होना चाहिए आपके पास। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन जो हम लोग यदि पजल पे बनाए हैं, तो अगला 5 क्वेश्चन हमारा मिसेलेनियस टाइप का रहेगा, ताकि आपको हर टाइप का क्वेश्चन समझ में आते रहे, और हम लोग हर पेपर में हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे। तो बोला है ड्राइंग आपके सामने वर्ड दिख रहा है, ठीक है, ड्राइंग में बताना है ऐसे कितने क्वेश्चन पढ़ लो। इस तरह का क्वेश्चन क्लास में बहुत प्रैक्टिस करवाया गया है कि कितने ऐसे पेयर हैं इसमें, इस ड्राइंग वर्ड में, जो कि इमीडिएटली उतने ही लेटर आएंगे बीच में उसके जितने कि इस इंग्लिश में है और इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं। तो कौन सा वर्ड है ये, ड्राइंग। तो इसको मैंने करने के लिए एक सिंपल सा तरीका आपको बताया है कि क्या करोगे, आप सबका फटाफट नंबर लिख लोगे। तो नंबर लिखोगे तो क्या आता है, 4 18 1 23 9 14 एंड 7, हो गया चेक। अब देखो 4 है तो यहाँ क्या आना चाहिए, 5 6 7 8 9 10,
नहीं है कोई भी। 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं। 1 के बाद कोई नहीं होगा क्योंकि यहाँ 2, 3, 4 नहीं। आगे आप कोई भी देखो तो फ्रंट साइड से कोई भी आपको पेयर नहीं मिलेगा। तो फॉरवर्ड में देयर इज नो पेयर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, 0। लेकिन बैकवर्ड में भी चेक करना होगा बिकॉज क्वेश्चन में लिख दिया गया है कि बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको चेक करके बताना है। तो बैकवर्ड में काउंट कर लो। अब यहाँ 7 है तो यहाँ 8, 9, हाँ ये एक पेयर हो गया। तो बैकवर्ड में GI एक पेयर हुआ। 10, 11, 12, 13 नहीं। 14 है यहाँ 15, 16, 17, 18 यस। N और R भी एक पेयर हो गया, ठीक है। और कोई 9 के बाद देखा जाए तो नहीं, 23 के बाद नहीं, और कोई भी पेयर नहीं मिल रहा है। तो देयर आर द 2 पेयर इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड में 2 है, फॉरवर्ड में 0 है। टोटल कितना हुआ? 2। ऑप्शन नंबर बी खत्म, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए। आगे मेरे पास दिख रहा है यहाँ पे सिलोलिज्म है। सिलोलिज्म में भी क्लास में काफी डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर, आपको हर एक छोटी छोटी बात इसके बारे में बताई जाती है। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट क्वेश्चन सोल्व करते हैं और देखते हैं क्या है। ओनली अ फ्यू बिसन आर हेन, ओनली अ फ्यू बिसन आर हेन। तो ओनली अ फ्यू है, दैट मीन्स फ्यू बिसन आर नॉट हेन। सम हेन आर कैट, सम हेन आर कैट। ऑल कैट आर डॉग, ऑल कैट आर डॉग। बन गया। सम डॉग आर हेन, सम डॉग आर हेन। देखो डॉग का ये वाला कुछ पार्ट, ये वाला पार्ट हेन है, पहला वाला सही है। फिर बोला है ऑल कैट आर बिसन। क्या ऑल कैट आर बिसन है? श्योर तो बता सकते हो? नहीं, कैट यहाँ है, बिसन यहाँ है, श्योरिटी के साथ कुछ नहीं बोला जा सकता। तो पहला सही है, दूसरा आपका रॉन्ग हो गया। तो ओनली कंक्लूजन 1, ओनली कंक्लूजन 1 इज द करेक्ट वन। पॉसिबिलिटी होता तो हो सकता था, बट यहाँ पे ना पॉसिबिलिटी है ना कैन है, कुछ ऐसा वर्ड नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 ए सही है। नो फूड इज वाटर, नो फूड इज वाटर। ओनली फ्यू वाटर आर ड्रिंक, ओनली फ्यू वाटर आर ड्रिंक। दैट मीन्स ओनली अ फ्यू है तो कुछ वाटर ड्रिंक होगा और कुछ वाटर ड्रिंक नहीं होगा। ऑल ड्रिंक आर लिक्विड, तो ऑल ड्रिंक जो है वो लिक्विड है कि नहीं देख लो, दिख रहा है यहाँ पे आराम से। ऑल ड्रिंक मैंने लिक्विड के अंदर में बना दिया, हो गया कंडीशन। मेरा ऑल स्टेटमेंट जो है यहाँ बन चुका है। तो कंक्लूजन है सम ड्रिंक आर नॉट फूड, सम ड्रिंक आर नॉट, यस। देखो फूड और वाटर में कोई रिलेशन नहीं है। और ये वाला जो ड्रिंक का पार्ट है, दिस पार्ट इज द, जो वाटर के साथ में है ये वाला ड्रिंक, क्या ये कभी फूड हो सकता है? कभी भी, किसी भी केस में कभी नहीं हो पाएगा। तो आप डेफिनेटली श्योर हो ना कि दिस पार्ट ऑफ ड्रिंक इज नॉट गोइंग टू मेक फूड, कभी नहीं बनेगा ये ड्रिंक फूड में। तो हाँ बिल्कुल सही बात है, सम ड्रिंक आर नॉट फूड, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सम ड्रिंक आर फूड, नॉट फूड ये सही है। नो लिक्विड इज फूड, कोई भी लिक्विड फूड नहीं है। नो लिक्विड इज फूड मतलब कोई भी लिक्विड फूड नहीं है। कैसे पता? हो सकता है ये वाला पार्ट हो, नहीं भी हो सकता है। तो इसके बारे में डेफिनेटली बोल पाना तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ भी कंक्लूजन 1 जो है वही सही है, सिर्फ 2 सब गलत है, ओनली 1 सही है। समझ में आ गई ये बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओनली फ्यू काइट्स आर कोयल, ओके। ओनली फ्यू काइट्स आर कोयल। अगेन ओनली अ फ्यू लगा हुआ है, मतलब फ्यू पार्ट तो है ही लेकिन फ्यू पार्ट नहीं भी है। सम कोयल आर सीगुल और सम सीगुल आर हॉक, क्योंकि यहाँ पे कोई भी निगेटिव लाइन है ही नहीं, ना ही ओनली वाला लाइन है, तो कोई भी निगेटिव सेंस यहाँ चलेगा ही नहीं। तो नेक्स्ट कंक्लूजन चेक कर लेते हैं। सम काइट आर नॉट सीगुल। देखो काइट्स यहाँ पे है, सीगुल यहाँ, क्या कोई भी निगेटिव रिलेशन है इनके बीच? नहीं, कोई भी निगेटिव रिलेशन यहाँ है ही नहीं। देन दिस वन इज रॉन्ग। ऑल कोयल कैन बी हॉक, क्या सारे के सारे कोयल हॉक हो सकते हैं? कैन भी लगाया ना, कैन भी मतलब पॉसिबिलिटी वाली लाइन है, और जब पॉसिबिलिटी वाली लाइन रहेगी ऑल कोयल कैन बी हॉक, तो हाँ हॉक हो सकते हैं, हो सकते हैं नहीं, तो सेकंड वर्जन इज करेक्ट। तो ओनली कंक्लूजन 2 यहाँ सही है। कौन सा सही है? ओनली कंक्लूजन 2। क्लियर हो गई बात? तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये दिया गया है कंसिस्टेंसी, एक वर्ड दिया गया है, बोला गया है इसमें से थर्ड लेटर, 6th लेटर, 7th लेटर एंड 8th लेटर को मिला के क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है? देखो फॉलोइंग विल बी थर्ड लेटर टू द राइट। 10 क्या बोला है, कौन सा
थर्ड लेटर टू द राइट, ठीक है, विल बी थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द वर्ड। यदि बन रहा है मीनिंगफुल वर्ड तो उस वर्ड का थर्ड लेटर क्या होगा, फ्रॉम राइट एंड, राइट एंड से उसका थर्ड लेटर क्या होगा। और यदि मोर देन वन वर्ड बन रहा है तो हम लोग को क्या आंसर टिक करना है, मार्क जेड। तो 3 नंबर पे कौन है, एन, 6 नंबर पे कौन है, एस, 7 पे टी और 8 पे ई है। तो इससे कौन सा वर्ड बन रहा है, तो इससे आप देखो क्या एक वर्ड बनेगा या मोर देन वन, मोर देन वन बन गया तो जेड आंसर होगा, और एक ही वर्ड बना है तब तो फिर जो थर्ड वर्ड होगा उसको टिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि नेस्ट, एक ये वर्ड बन रहा है, नेस्ट का मतलब घोंसला, जो पक्षियों का घोंसला होता है उसको नेस्ट बोलते हैं। इसको पजर इधर उधर असेंबल करोगे तो क्या बन जाएगा, नेस्ट, एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। और क्या बन रहा है, सेंट, SENT, ये भी एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया। तो 2 मीनिंगफुल वर्ड बन गए। तो यहाँ बोला था ना कि जब भी 1 से ज्यादा बनेगा तो क्या मार्क करेंगे हम लोग, जेड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मान लो एक ही बनता, मान लो नेस्ट बनता खाली, तो क्या हम लोग टिक करते, तो राइट साइड से थर्ड लेटर, राइट साइड से थर्ड लेटर ई टिक हो जाता, ठीक है, ई टिक हो जाता। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी ये हो जाता है कि आपको मीनिंग पता होना चाहिए। मान लो मीनिंग ही नहीं पता रहेगा तो कैसे आप टिक करोगे इसको। तो यार थोड़ा सा इंग्लिश का वोकैब का भी काम आता है, सिंपल ही आता है, तो इतना आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, समझ में आई होगी चीजें कि आपको SBI क्लर्क में किस प्रोसेस से अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। तो पहले आपको इतना बता दें कि कुछ आप पढ़ाई जो कर रखे हो उन सबका एक बार फटाफट रिवीजन मार लो, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर पूरे चैप्टर्स का, जितना भी चैप्टर्स है सबका रिवीजन कर लो और मॉक सेट लगाना स्टार्ट करो। विदाउट मॉक सेट आपका इंप्रूवमेंट यहाँ पे बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो हम लोग तो इसी तरह आपके लिए क्लासेस लाते रहेंगे ताकि आपको हेल्पफुल रहे ये वीडियो, चीजें आपको समझ में आती रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपनी पढ़ाई करिए। कहीं कोई डाउट हो, कहीं कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।